जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा में आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में पढ़ा था एडम स्मिथ की परिभाषा, जो वहाँ पर उन्होंने धन, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। उन्होंने पूरी तरह से अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो पूरे अर्थशास्त्र को उन्होंने धन के इर्द गिर्द रखा था और उनकी काफ़ी आलोचना हुई। उस समय तो कुछ दिनों तक उनकी वाहवाही हुई, लेकिन उनकी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचना की। आलोचना करने के बाद फिर अब हम अगले अर्थशास्त्र की परिभाषा जो आज के एपिसोड में पढ़ेंगे वो अल्फ्रेड मार्शल का है। जी हाँ, इन्होंने भौतिक कल्याण का बताया। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है ये भौतिक के कल्याण का विज्ञान है, एक तरह से भौतिक कल्याण का शास्त्र है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनकी परिभाषा काफ़ी लोकप्रिय थी और इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इनका अगर जन्म देखा जाए तो 26 जुलाई 1842 को हुआ था। इनका जन्म अगर आप देखें तो 26 जुलाई 1842 को हुआ था। 42 को हुआ था ना, 1842 को हुआ था। 1842 को 1842 को 26 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। फिर 13 जुलाई 1924 इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी अगर मृत्यु पूछा जाए तो वो है 13 जुलाई 1924 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनके बारे में थोड़ी सी बातें हैं। और ये अपने समय के, अगर मार्शल की बात की जाए तो अपने समय के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री हैं। इनकी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आगे चलकर 1890 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। क्या लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी? अल्फ्रेड वेगनर की। इन्होंने मांग की पूर्ति, मार्जिन यूटिलिटी, उत्पादन लागत में जो व्यवस्था आदि के बारे में उन्होंने बताया। मार्शल की गणना अर्थशास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से की जाती है। जो प्रमुख संस्थापक थे उनमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की गणना की जाती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले टॉपिक की तरफ। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी भौतिक कल्याण का शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? भौतिक कल्याण का शास्त्र है। इसे अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा भी कहते हैं। किसकी? अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा के नाम से जानते हैं। अगर हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले बताया कि यह भौतिक कल्याण का शास्त्र है, फिर आगे चलकर पीगू, केनन, क्लार्क आदि जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी इस का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अर्थशास्त्र एक कल्याणकारी अर्थ विज्ञान है, ये कल्याणकारी विषयों में से एक है। इन सब में ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषा थी, उनके जो दोष थे, उस दोष को दूर किया, पूरा प्रयत्न किया। इन्होंने बताया कि धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। उनकी एक लाइन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र की जो प्रधानता है वो केवल धन की नहीं है। एक लाइन बताया कि मनुष्य के लिए है, धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, धन मनुष्य के लिए है। क्या लिखा है आप लोग लिख लीजिएगा कि जो धन है वो मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। तो इन्होंने जो पिछले अर्थशास्त्री थे, जहाँ जो लोग धन को अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका बनाते थे, बताते थे कि पूरी अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है, उन्होंने बताया कि धन मनुष्य के लिए नहीं है, न कि जो धन है वो मनुष्य के लिए, धन जो है हमारे लिए, मनुष्य के लिए, हम धन के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, न कि मनुष्य धन के लिए। तो धन का अध्ययन नहीं किया जाता। इनमें उनका मुख्य उद्देश्य मानव का सुख समृद्धि है। माने जो अर्थशास्त्र में अध्ययन करना है वो केवल धन का नहीं करना है, बल्कि मानव के सुख का, मानव के समृद्धि का, इनका अध्ययन करना है। इसके पश्चात इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव में उनकी जो सुख, उसकी समृद्धि, ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। इन सब ने कहा धन तो केवल साधन मात्र है। धन क्या है? साधन है। धन आपका जो है केवल साधन मात्र है। धन क्या है? केवल साधन मात्र है। उन्होंने बताया कि जो धन है वो केवल साधन मात्र है। और यहाँ पे साध्य की आवश्यकता, यहाँ पर न तो धन क्या है? केवल साधन मात्र है। साध्य तो मानव कल्याण है। अगर साध्य की बात किया जाए तो जो साध्य है, अगर साध्य की बात करें तो साध्य क्या है? ये तो मानव कल्याण है ना। ये क्या है? ये मानव कल्याण है। साध्य तो मानव कल्याण है। तो हमने देखा इस तरह से एडम स्मिथ ने प्राचीन अर्थशास्त्रियों जो कुछ भी आवश्यकता से अधिक बल धन पर डाला था
और धन को हटकर अब मनुष्य पे पड़ने लगा। माने जो इसके पहले के प्राचीन अर्थशास्त्री थे, जो उनकी अर्थशास्त्र धन पे था, कहाँ पे था? धन पे था। इन्होंने धन को काट कर क्या किया? कल्याण का बताया। किसका? इन लोगों ने क्या बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो कल्याण का विषय है। कैसा है? ये हटकर, ये धन शब्द हटकर मनुष्य की बात करने लगा, मनुष्य के कल्याण की बात करने लगा। किसके? मनुष्य के कल्याण की बात की जाने लगी है कि एक कल्याणकारी विषय में से एक है। मतलब यहाँ पे बात साफ और स्पष्ट है, बात साफ और स्पष्ट है कि कैसा है, ये मानव के कल्याण के लिए बना हुआ है। मार्शल जो है इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे, अल्फ्रेड मार्शल। इनकी परिभाषा बहुत ही लोकप्रिय हुई। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। जिनकी परिभाषा थी, प्रायः परीक्षाओं में एक लाइन में देकर पूछ देता है कि राज्य की अर्थ प्रबंधन अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी संपूर्ण मानव समुदाय का अध्ययन है। बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, राज्य की अर्थ प्रबंधन अथवा अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण संपूर्ण मानव समुदाय की अध्ययन है। इसमें भौतिक के साधनों की प्राप्ति और उपभोग, साधनों की प्राप्ति और उपभोग, उनके उपयोग अत्यंत निकट संबंध रखने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों का छानबीन की जाती है। इस तरह एक ओर धन का अध्ययन, दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के लिए अध्ययन का एक भाग है। तो थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हुआ हो कहीं से एक आउटलाइन, तो उसके लिए आप लोग बार मिला लीजिएगा, लेकिन एक निचोड़ बता देकर ऐसा आता है तो आप लोग जान लीजिएगा। पी वो की भी अलग अलग थी। अब आते हैं मार्शल की जो परिभाषा थी, अल्फ्रेड मार्शल की, इनकी परिभाषा को ध्यान देते हैं कि अल्फ्रेड जो मार्शल थे उनकी जो परिभाषा थी वो क्या थी। अभी तक हमने देखा कि भौतिक कल्याण क्या था, पहले लोग धन को साधन कहते थे, अब उसके आगे चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे, उनकी जो प्रमुख परिभाषाएं थी वो क्या क्या थी। तो आप लोग कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपके एक बेहतर नोट्स बनकर तैयार हो जाए। और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश। आइए हम देखते हैं मार्शल की जो परिभाषा क्या थी। उनकी परिभाषा एकदम सरल और स्पष्ट थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, यहाँ पे एक एक करके हम इनकी परिभाषा को पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा की विशेषता क्या क्या है। पहली विशेषता है, परिभाषा जो है सरल एवं स्पष्ट है। परिभाषा क्या है? सरल और स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पष्ट गलत लिखा है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। स्पष्ट है, ठीक है। तो जो परिभाषा सरल एवं स्पष्ट है, कैसे? प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा बहुत ही सरल दिया। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति उनकी परिभाषा को पसंद करता है। किसके? मार्शल के। उन्होंने कहा कि मनुष्य धन कमाने हैं तथा धन के व्यय करने से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने अर्थशास्त्र में, ध्यान से लिख लीजिएगा, उनकी जो परिभाषा है कि मनुष्य के धन कमाने तथा धन के व्यय करने से संबंधित जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? मनुष्य के धन कमाने और व्यय करने से संबंधित है, माने कमाना और खर्च करना, इनसे जो संबंधित शास्त्र है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इतना सरल है, माने पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, धन कमाना, धन खर्च करना। किसकी परिभाषा है? ये मार्शल की एकदम स्पष्ट और सरल परिभाषा है। ठीक, तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे सारी बातें। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अर्थशास्त्र में मनुष्य। देखिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है आपकी कि अर्थशास्त्र में मनुष्य का स्थान धन से अधिक महत्वपूर्ण है। जो अर्थशास्त्र है इसमें जो मनुष्य का स्थान है वो धन से बढ़कर है। ऐसा नहीं कि धन से नीचे नहीं, धन से इतर है, धन से बढ़कर है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र मनुष्य और धन दोनों का अध्ययन करता है। माने अर्थशास्त्र जो है किसका? मनुष्य का भी अध्ययन करता है और धन का भी अध्ययन करता है। इन दोनों का अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। दोनों का बराबर अध्ययन करता है। कौन सा कलर आप लोग को दिखेगा? शायद मुझे लग रहा है कि रेड कलर दिखेगा। हाँ, रेड कलर आप लोग को साफ दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या किया है? मनुष्य और धन दोनों के अध्ययन करने की बात कही है। उन्होंने किसकी? मनुष्य और धन दोनों के अध्ययन की बात को स्वीकारा है। ठीक है, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। फिर हम आगे अगर देखेंगे इनके बारे में तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है कि प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि अर्थशास्त्र में जो प्रधानता है वो धन और मनुष्य दोनों की है।
अर्थशास्त्र का प्रधान विषय जो है वो मनुष्य है, माने अर्थशास्त्र का जो प्रधान विषय है वो मनुष्य है, और द्वितीय पे धन आता है। इस तरह एडम स्मिथ के विचार के विपरीत था। एडम स्मिथ पहले कहते पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, चाहे जौहर भी बेचो, लेकिन यहाँ पे मार्शल क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले स्थान पे मनुष्य, पहले मनुष्य उसके बाद धन, पहले वो मानव की बात करते हैं। और इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल ने धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक बल दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में मनुष्य का स्थान धन से अधिक महत्वपूर्ण है, माने धन को उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा और मनुष्य को प्रथम स्थान पर रखा। इस प्रकार जहाँ पे एडम स्मिथ की परिभाषा थी कि जो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, उन्होंने कहा जी नहीं, यह धन और मनुष्य दोनों का जो शास्त्र है वो क्या है, वह है अर्थशास्त्र, जिसमें मानव कल्याण की बात कही गई है और यह कल्याणकारी विषय है। इन्होंने किस पे दिया, धन की अपेक्षा मनुष्य पर अधिक बल दिया। कौन, मार्शल ने। क्लियर, यहाँ से कोई डाउट, क्योंकि यह थियरी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं तो अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें जानना समझना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग आपको दिख रही है कि मार्शल ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव डाली। यहाँ पर एक बात हमें आपको जानना होगा कि जो मार्शल ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव डाली, ये काफी बड़ी बात, क्योंकि इसके पहले एडम स्मिथ जो थे उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात नहीं की, उन्होंने धन के विज्ञान की बात की। किसकी बात की, उन्होंने धन के विज्ञान की बात की, लेकिन मार्शल ने कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात की। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। माने प्रोफेसर जो मार्शल थे उनका कहना था कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो भौतिक सुख के उन साधनों और उपयोग से है जिसका मनुष्य भौतिक हित में होता है। मतलब धन कमाना नहीं, मनुष्य के लिए धन और धन के लिए मनुष्य। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन मनुष्य के आर्थिक कल्याण का एक मात्र साधन है, और कल्याण का एक मात्र साधन के रूप में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव किसने डाली, वेलफेयर इकोनॉमी। वेलफेयर इकोनॉमी लिख लीजिएगा आप लोग। वेलफेयर इकोनॉमी की नींव किसने डाली, प्रोफेसर मार्शल ने वेलफेयर इकोनॉमी की नींव डाली। मतलब उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक अध्ययन करने का विज्ञान है। इस प्रकार यहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की गई, ये काफी महत्वपूर्ण है। मार्शल ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नींव डाली। ये प्रश्न में पूछा जाता है, प्राय परीक्षा में प्रश्न आता है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, पूछा जाता है कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था किसने कहा था, तो मार्शल ने कहा था। अब आगे देखेंगे, अर्थशास्त्र एक सामाजिक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। माने अर्थशास्त्र एक सामाजिक व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब यहाँ पर हम लोग को पढ़ना, हम लोग को समझना है कि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों को छानबीन की जाती है। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं, वरन या उसके अलावा अर्थशास्त्र में जो समाज का अविभाज्य अंग के रूप, मतलब एक लाइन में आपको समझाऊं, माने सामाजिक प्राणी का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। ऐसा नहीं है कि कोई पागल है, कोई पियला है, उसके ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के नियमों के विपरीत न काम करेगा। उससे तो शराब महंगा हो जाए, कम हो जाए, उससे नशा है तो चाहिए, माने नशेड़ी व्यक्ति को, पागल व्यक्ति को नहीं। हम अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करेंगे वो सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। वही कहते हैं अर्थशास्त्र एक सामाजिक व्यक्ति क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब आगे मैं जब पढ़ाऊंगा डिमांड एंड सप्लाई तब मैं आपको बताऊंगा इन सब के लिए। जैसे कुछ लोग जिद पड़ जाते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अर्थशास्त्र फेल, तो ऐसे व्यक्ति का अर्थशास्त्र अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन करता है, ये बात आप लोग को जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा स्पष्ट थी। परिभाषा क्या थी कि मनुष्य के धन कमाने और धन के व्यय करने का जो शास्त्र है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में मार्शल ने मनुष्य को पहले स्थान पर रखा, धन को बाद में रखा। इन्होंने अर्थशास्त्र को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था बताया और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की नींव डाली। उन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र में एक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसमें हम सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन करेंगे। अब इनकी भी परिभाषा में कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी। उन कमियों को, उन त्रुटियों को, उन आलोचनाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक तो लगा यार एडम स्मिथ की परिभाषा अच्छी थी, फिर हमें लगा नहीं, हमें जॉन मार्शल की परिभाषा अच्छी लगी, लेकिन इनके भी परिभाषा में कमियां हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसे आप वीडियो में जुड़े हैं आगे भी जुड़े रहिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकी परिभाषाओं के प्रमुख दोष। चलिए यहाँ पर हमने देखा कि इनकी मार्शल की जो परिभाषा है उसकी क्या क्या आलोचनाएं की जाती है। और आप सभी लोग, जो लोग अभी तक ई-लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के
और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ जाना है। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए सभी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको होगा, जहाँ पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन ई लर्निंग विद दुर्गेश पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं कि मार्शल की परिभाषा की क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं। पहली आलोचना क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं कि पहली आलोचना क्या की जाती है। मार्शल की परिभाषा में साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाएं वाक्यांश भ्रम की विवाद करता है। माने मार्शल की जो परिभाषा में साधारण जीवन में व्यापार संबंधित क्रिया वाक्यांश भ्रम व विवाद पैदा करता है। आइए यहाँ पे जानते हैं। पहले देखिए एक एक बात हम जानते हैं कि जॉन मार्शल जहाँ पे थे, प्रोफेसर मार्शल की बात करें तो उनकी जो परिभाषा थी, काफ़ी समय तक उनकी परिभाषाओं का पूरी दुनिया में बोलबाला रहा अर्थशास्त्रियों में। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा थी उनमें भी अर्थशास्त्रियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनकी भी आलोचना होने लगी, क्योंकि जो परिभाषा थी ये पूर्ण वैज्ञानिक लगती थी। लेकिन आगे इन अर्थशास्त्रियों ने जो मार्शल की परिभाषा थी उसमें असंतोष प्रकट किया। और फिर अभी देखेंगे लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लियोन रॉबिन्स, जी रॉबिन्स, अभी इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। लियोन रॉबिन्स लिखना चाहे लिख लीजिएगा, लियोन रॉबिन्स। रॉबिन्स की जो परिभाषा थी, जो रॉबिन्स थी, इनकी जो परिभाषा थी रॉबिन्स की, इन्होंने इनकी कटु आलोचना की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जे के मेहता, तो इनके परिभाषाओं के विरुद्ध आरोप लगाए गए और उस आरोप में पहला था कि मार्शल की परिभाषा में साधारण जीवन में व्यापार संबंधित क्रियाएं वाक्यांश भ्रम विवाद उत्पन्न करता। क्या क्या उत्पन्न करता, आइए जानते हैं। देखिए, अगर इलाहाबाद के जो प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अनिश्चित भ्रमात्मक है, माने उन्होंने केवल धन और मनुष्य की बात की है। साधारण व्यवसाय असाधारण व्यवसाय में क्या मतलब, साधारण व्यवसाय क्या होता है, असाधारण व्यवसाय क्या होता है, इनमें उन्होंने अंतर स्पष्ट नहीं किया है। कौन सी क्रिया साधारण व्यवसाय में सम्मिलित है, कौन सी क्रिया असाधारण व्यवसाय में सम्मिलित है, इसका उन्होंने किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया। इस प्रकार उनकी जो परिभाषा है स्पष्ट नहीं होता और इसलिए उनकी परिभाषा अनिश्चित, अस्पष्ट और दोषपूर्ण है। इसलिए परिभाषा क्या है, अनिश्चित है, इसलिए आप जानते रहिएगा। अब हम आगे देखेंगे, ये तो इनकी पहली थी कि भैया इन्होंने साधारण जीवन व्यापार में और असाधारण इनमें भेद नहीं किया, इसलिए अस्पष्ट था। जे के मेहता, ये इलाहाबाद के प्रोफेसर ने इनकी कटु आलोचना की। अब हम आगे देखेंगे, इनमें अगला हमें मिलता है आलोचना इनकी होती है। इनकी अगली आलोचना होती है कि मार्शल की परिभाषा में भौतिकता के भ्रम में फंसी हुई है। माने इनकी जो परिभाषा है, वो जो भौतिकता है वो फंसी हुई है। उन्होंने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र में केवल उन प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक सुख के साधन है, मटेरियल रिक्वायर्स ऑफ वेल बीइंग से संबंधित है। लेकिन दूसरे शब्दों में मार्शल का मत है कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल भौतिक पदार्थ के उत्पादन व उपभोग से है, भौतिक उत्पादन उपभोग से। लेकिन रॉबिन्स कहते हैं, जो रॉबिन्स मैंने इसको बताया, मार्शल के इस विचार का उन्होंने कड़ा विरोध किया और कहा अर्थशास्त्र में केवल भौतिक सुख के भौतिक साधन की प्राप्ति व उपभोग के संबंध ही नहीं पढ़ते, माने भौतिक सुख कैसे लिया जाए, केवल इसका ही अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं करते। इसके अलावा अभौतिक सुख, अभौतिक साधन, इनका भी भेद करना चाहिए और उनका भेद उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने जैसे एक अच्छा नाचने वाला, एक सुंदर नाचने वाला और एक मधुर गाने वाला मनुष्य के अनुसार भौतिक अभौतिक साधन का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। माने भैया ये बताइए, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा नृत्य करता है, तो उन्होंने इसका अंदर अपने सम्मिलित नहीं किया है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में भौतिक अभौतिक साधनों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आगे वैसे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको 5 रुपए दिया, 5 रुपए मैंने दिया, मैं अपनी कक्षा में ई लर्निंग विद दुर्गेश जौनपुर जनपद से चलती है, मैंने अपनी कक्षा में हर बच्चे को 5 रुपया दिया। लेकिन उन्होंने 5 रुपए में क्या क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने 5 रुपए सबको दिया, तो कोई 5 रुपए का समोसा खाया, जो समोसा खाया तो उसको उसके बराबर तुष्टिगुण मिली, और किसी ने 5 रुपए की किताब ले ली। अब ये बताइए, दोनों को मैंने पैसे दिए लेकिन दोनों ने अलग अलग, कोई सब, और किसी ने क्या किया, अपने मोबाइल में गाना भरवा लिया और गाना सुना, और कोई उसी में क्या किया, मूवी भरवा लिया, फिल्म
उन्होंने फिल्म देखा, तो मतलब यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने भौतिक अभौतिक में जो स्पष्ट नहीं कर पाया। अब उसी 5 रुपए कोई चप्पल सिला लेता है, कोई 5 रुपए में अगरबत्ती ले लेता है, कोई भगवान की मूर्ति ले लेता है, कोई 5 रुपए भिखारी को दान देता है। इनके जो सुख की बात है वो अलग अलग है। माने यहाँ पर उसी 5 रुपए का लोग अपने तरह से, माने प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में भौतिकता को हटा देना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र तो दुर्लभ साधनों से संबंधित, अर्थशास्त्र जो है वो किससे, दुर्लभ साधनों से संबंधित कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वे साधन भौतिक हो चाहे अभौतिक, हम दोनों प्रकार का अध्ययन करते हैं। माने अगर हमने आपको 5 रुपए दिया तो 5 रुपए कहाँ खर्च करते हैं ये आपका मैटर है। आपको उस 5 रुपए के बराबर सुख मिलना चाहिए। हो सकता है कोई उसका गाना भरवा ले, कोई उसकी मूवी भरवा के मोबाइल में देखे, कोई भिखारी को दान कर दे, हो सकता है कोई मंदिर में चढ़ा दे, कोई प्रसाद ले ले, कोई मूर्ति ले ले, कोई किताब ले ले, कोई अगरबत्ती ले ले, और कोई अपनी चप्पल सिलवा ले, कोई समोसा खाए, कोई चाय पिए, लेकिन सब भौतिक अभौतिक दोनों। इस प्रकार उन्होंने, रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा का यहाँ पर भी क्या किया, आलोचना किया। कौन, रॉबिन्स ने। ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। अगला में यहाँ पे दिखाई देता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मानव का भौतिक सुख है। माने अर्थशास्त्र का अध्ययन करना मानव का भौतिक सुख है। इस बात में भी आइए देखिए, इसमें भी इनकी आलोचना होती है। प्रोफेसर जो मार्शल थे ने अपनी परिभाषा में ये बताया कि अर्थशास्त्र का अध्ययन उन भौतिक साधनों की प्राप्ति करना है, उन भौतिक साधनों की प्राप्ति करना है जिसमें मनुष्य को भौतिक सुख मिले। माने ऐसे साधन प्राप्त करिए जिसमें भौतिक सुख मिले, अभौतिक सुख की बात ही नहीं करते। अब मार्शल मानव का आर्थिक कल्याण, इस विषय में या इस अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि था। एक बार वो कहते हैं मानव कल्याण में वृद्धि होना चाहिए, फिर कहते हैं भौतिक सुख में वृद्धि होनी चाहिए। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ये बात कहते हैं कि मार्शल में, जो मार्शल थे, डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो थे, अर्थशास्त्र में इस कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें मानव सुख कल्याण में वृद्धि के आधार पर कमी होती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात कि एक चीज तो यहाँ पर ये होगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर समझिएगा। पहली बात तो गौर समझिएगा कि मनुष्य कुछ ऐसे कार्य करता है जिनमें मानव सुख या मानव कल्याण वृद्धि के स्थान पर कमी होती है। जैसे शराब बनाना, अगर शराब बनाया जाएगा, शराब बनाना अगर शराब बनाया जाए तो आप हमें ये बताइएगा इससे भौतिक सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। माने भौतिक कल्याण में वृद्धि के स्थान पर कमी होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग को इसमें वृद्धि होगी ना। किस शराबी को शराब न दीजिए तब क्या होगा। दूसरी तरफ यहाँ पे एक बात हो गई। फिर यहाँ पर मार्शल ने अर्थशास्त्र के इस कार्य का अध्ययन नहीं किया जाएगा, मतलब मार्शल कहते हैं इस कार्य का अध्ययन नहीं किया जाएगा, लेकिन रॉबिन्स कहते हैं शराब बनाना बेचना कार्य अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं, क्योंकि उसका भी एक आर्थिक महत्व है। शराब न किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है, शराब क्या है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो रॉबिन्स कहते हैं हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। रॉबिन्स कहते हैं हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए, लेकिन मार्शल कहते हैं शराब बनाने का अध्ययन नहीं करना चाहिए। यार ये भी किसी की आवश्यकता की पूर्ति करता है कहीं ना कहीं, चाहे वो बनाने वाला हो चाहे पीने वाला हो। दूसरी तरफ इन्होंने कहा मार्शल ने कि भैया जो अर्थशास्त्र है ये एक मानव सुख का है, ये मानव कल्याण के मानसिक विषय है, इसमें ठीक ठाक नापा नहीं जा सकता। मानव सुख का जो विचार होता है समय समय पर व्यक्ति तथा देश के से भिन्न भिन्न होता है। एक निश्चित आप मापनीय विचार, माने हमारा विचार कैसा है ये समय के साथ, उम्र के साथ, देश के साथ, राज्य के साथ अलग अलग ना होता है। एक निश्चित मतलब ये अनिश्चित है, ये अमापनीय है। जो किसी एक वस्तु के लिए एक ही मूल्य देते हैं तब भी वो एक समान संतुष्टि या सुख नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे अभी मैंने बताया कि हम अगर आपको 5 रुपया दें तो आपने अलग अलग 5 रुपया खर्च किया, क्या उस 5 रुपए का सबने समोसा खाया, क्या उस 5 रुपए का सभी ने पेन खरीदा। सबके भौतिक सुख के पैमाने अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं जो भौतिक सुख जिससे हमें मिले उससे आपको भी मिले, क्योंकि समय के साथ, उम्र के साथ, देश के साथ, संस्कृति के साथ सारी चीजें बदलती है। इसलिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का मापन नहीं किया जा सकता। सभी अपने सुख के लिए काम करते हैं। कुछ लोग पूरी रात पढ़ते हैं, उनका उसका अलग सुख है। कुछ लोग पूरी रात पिक्चर देखते हैं, कुछ लोग पूरी रात गाना सुनते हैं, कुछ लोग पूरी रात सोते हैं। तो वहां पर सबके भौतिक सुख अपने अपने अलग अलग है। क्लियर? वहां यहाँ कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
तो रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में, रॉबिन्स ने कहा कि अनिश्चित तथा अस्पष्ट सुख या कल्याण के विचार के आधार पर अर्थशास्त्र का ढांचा तैयार करना अनुचित है। माने किसी की यह माप लिया जाए कि ये उचित है, अनुचित है, न्यायचित नहीं है, ये अनिश्चित है, निश्चित है, माने यहाँ पर किसी के भी सुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबके अपने अपने सुख के अपने अपने पैमाने होते हैं और ये अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मानव कल्याण की भौतिक सुख है। तो यहाँ पर जो भौतिक सुख है सबका अपना अपना सुख है और किसको कोई माप नहीं सकता, ये बात रॉबिन्स कहते हैं। ठीक, अब एक बात और आती है, रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है। अर्थशास्त्र का संबंध उद्देश्य तथा नैतिक अनैतिक बातों से संबंध नहीं होता। उनका मत है कि अर्थशास्त्र का संबंध उद्देश्यों से नहीं अथवा उद्देश्य की प्राप्ति तटस्थ है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे एडम स्मिथ ने भी कहा था, एडम स्मिथ ने यह कहा था कि धन का विज्ञान है, कुछ भी करो पैसा कमाना चाहिए, यहां तक मजदूर के खून भी निकाल लो पैसा आना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ना 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 ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब बताइए, क्या शराब बेचनी चाहिए? क्या शराब बेचनी चाहिए? ये समाज के लिए हितकर है या नहीं? नहीं है, लेकिन यह किसी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। गांजा बेचनी चाहिए, कोकीन, चरस, ये सब प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अभौतिक सुख और भौतिक सुख दोनों मिलता है। एक तरफ समाज की भी हमें देखना है, कल्याण भी देखना है, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं भी देखना है। एक तरफ शराब से जिंदगियां बर्बाद होती है, एक तरफ बनती भी है, सरकार को टैक्सेस जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा, रॉबिन्स ने कहा मार्शल के इस विचार के अर्थशास्त्र का अध्ययन उद्देश्य मानव के भौतिक सुख की प्राप्ति है, इसका खंडन उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो अर्थशास्त्र है कि यह नैतिक अनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध अथवा उद्देश्य के प्रति तटस्थ है और अर्थशास्त्र का जो अध्ययन होता है उसका जो उद्देश्य है मानव के भौतिक सुख की प्राप्ति हो, चाहे जैसे प्राप्त करे। मतलब ऐसा नहीं है कि भौतिक सुख के लिए कुछ नैतिकता ही काम करे। भैया शराब पीने से भी कुछ लोग को भौतिक सुख मिलता है, कुछ लोग को गाना सुनने से भी मिलता है, फिल्म देखने से मिलता है। तो सबके अलग अलग पैमाने और उम्र के साथ, स्थान के साथ, देश के साथ बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही समय सब कुछ हमेशा एक जैसा रहता है। एक और इनकी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, फिर शायद ये आखिरी है। यहाँ पर हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र में एक ऐसी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसका धन से कोई संबंध नहीं। माने अर्थशास्त्र के अंदर ऐसी भी क्रिया का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध धन से नहीं होता। सोचने वाली बात है कि धन से नहीं होता। देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्र में ऐसी क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा जिसका धन से कोई संबंध। माने एक तरफ उन्होंने कहा, अगर हम मार्शल की बात करें तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल धन संबंधित क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है और इस तरह मानव की क्रियाओं के आर्थिक और अनार्थिक भागों में उन्होंने बांट दिया। लेकिन जो रॉबिन्स थे, प्रोफेसर रॉबिन्स, उन्होंने मार्शल के इस विचार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनका मत मुद्रा, द्रव्य, मुद्रा से संबंधित होना या न होना मानव के आर्थिक अनार्थिक नहीं हो सकता। यानी जरूरी नहीं है कि पैसा ही आर्थिक और अनार्थिक हो। उनके अनुसार मनुष्य के पास जितने भी साधन होते हैं, साधनों में धन तथा समय दोनों का समावेशन होता है। माने जितने भी साधन होते हैं उसमें मनुष्य में पैसा और समय, मतलब पैसा का मतलब धन से होगा, पैसा और धन, समय, इन दोनों का समावेशन होता है। यहाँ पर केवल अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर केवल धन की बात करें, पैसा की, या केवल समय की बात करें, यहाँ पे धन शब्द का प्रयोग करना चाहिए आपको। यहाँ पे आप धन समझिएगा, ठीक है, धन और समय। यहाँ पर धन और समय इन दोनों का समावेशन होता है। वे सीमित मात्रा में होते हैं और उसके लिए उपयोग में अनेक प्रकार हो सकता है। समय का उपयोग और धन का उपयोग, अनेक प्रकार की समस्या होती है, अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जिसे कोई साधन उपयोग करने के लिए चुनाव या छाटनी भी करनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति तय करना होता है कि किन किन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किन किन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको इलेनी विदुर्गेश के क्लास को पढ़नी पड़ेगी, रात भर जगकर एनसीईआरटी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को निचोड़ना पड़ेगा। ये आपको कब पता चलेगा? जब आप यहाँ पर किसी एक का त्याग, एक तरफ आपके पास जीवन का सुख है, सरकारी नौकरी है, क्या है, एक तरफ आपके तरफ सरकारी नौकरी है और दूसरी तरफ आपके पास समय है। इस समय पे आप चाहे तो अपना बेहतर दें या टाइम पास करें, मूवी देखें, या इस समय ई-लर्निंग विदुर्गेश की आप वीडियो देखें। अब आपको तय करना है आपको क्या करना है। तो मतलब दोनों में चुनाव करना है। लेकिन यहाँ पर जो मार्शल जी थे वो कहते हैं तो केवल वो धन की बात यहाँ पे करते हैं, मानव सुख की बात करते हैं। ठीक,
जिसमें कोई भी साधन का उपयोग करने के लिए चुनाव करनी पड़ती है, छटनी करनी पड़ती है, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, किन को छोड़ दे। लेकिन रॉबिन्स मनुष्य का चुनाव संबंधित कार्य आर्थिक है, चाहे वो उसे इस प्रकार करे। जैसे आपने हमें देखा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई, जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं, माना आप एक सरकारी नौकरी करते हैं, एक सिविल अधिकारी या पीसीएस हो गए हैं, और 8 घंटे आप एसडीएम हैं, अपने कार्यालय में काम करके कुछ धन कमाते हैं, अब आपके पास 24 घंटे बचा, बाकी 16 घंटे आप सोने में बिताते हैं। उसमें कुछ समय खाना बनाते हैं, कुछ समय अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, कुछ समय इलानी विद दुर्गेश की वीडियो देखते हैं। इस प्रकार अपने 24 घंटे को बांटते हैं। तो मार्शल के अनुसार जो एसडीएम है वो केवल जितना काम अपने ऑफिस में करते हैं वही किया जाएगा, बाकी धन से संबंधित नहीं है, अनार्थिक कार्य मानकर अर्थशास्त्र क्षेत्र के बाहर रखा जाएगा। मेरी बात को गौर समझिएगा। जैसे अगर आप एसडीएम हो गए तो आपके पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में आप केवल 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद आपके पास बचते हैं 18 घंटे, आपके पास 16 घंटे, आपके पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटों में आप या तो सोते हैं या इनमें से कुछ देर अपने, यहाँ मान लीजिए आप 10 घंटे सोते हैं, 6 घंटों में आप 4 घंटा बच्चों के साथ रहते हैं, 2 घंटा इलानी विद दुर्गेश की वीडियो देखते हैं। तो इन्होंने, जो मार्शल थे, वो कहते हैं 8 घंटा जिसमें धन कमाया आपने, वही आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाएगा, वही आपके अर्थशास्त्र के अंदर जोड़ा जाएगा, बाकी अर्थशास्त्र में नहीं जोड़े जाएंगे। ये कौन कहा? ये मार्शल ने कहा, क्योंकि उन्होंने धन कमाने वाले को अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन किया, बाकी को नहीं किया। लेकिन रॉबिन्स कहते हैं अगर आप एसडीएम हैं तो 24 घंटे में उन समय का उक्त कार्य के लिए जितना भी करना था उसके लिए सदा समस्या बनी रहती है। जैसे आपने 8 घंटे ड्यूटी की, ड्यूटी करने के बाद आपके पास जो समय बचा 16 घंटे, चाहे वो सोने में बिताएं, चाहे अपने मित्र के साथ खाना खाने जाएं, आप उसमें कपड़ा धोएं, चाहे पूरा टाइम इलानी विद दुर्गेश की वीडियो देखें, चाहे आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे आप अपने परिवार के साथ किसी रेस्तरां में जाएं या कहीं घूमने चले जाएं, ये निर्णय आपका है। अब यहाँ पे एसडीएम के सामने एक समस्या है, वहाँ पे चुनाव करना है कि बचे हुए समय का क्या उपयोग करें। तो एसडीएम के प्रत्येक निर्णय कार्य को आर्थिक माना जाएगा। वह उस समय क्या करता है, उस समय अतिरिक्त वह इलानी विद दुर्गेश पे लाइव आकर पढ़ा भी सकते हैं 8 घंटे के अलावा, वह चाहे इलानी विद दुर्गेश के साथ पढ़ाए, ये उनका व्यक्तिगत समय है। ये कौन कहता है? ये रॉबिन्स फिर कहते हैं। मतलब अर्थशास्त्र में हम एसडीएम के कार्य का अध्ययन करते हैं, चाहे वह उन कार्य का संबंध धन कमाने से हो या ना हो। माने अर्थशास्त्र में व्यक्ति के हम उन हर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिसका उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है। हम सभी कार्यों करते हैं, केवल धन कमाने वालों का नहीं। अर्थशास्त्र में मनुष्य केवल धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये दोषपूर्ण है। भैया धन संबंधित नहीं किया जाएगा ना, हम मनुष्य के सभी कार्यों का अध्ययन करेंगे, तो दोषपूर्ण है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक अनार्थिक दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो फिर आगे एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, अर्थशास्त्र में ऐसी क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसका धन से कोई संबंध नहीं होता। इस तथ्य को मैंने स्पष्ट कर दिया। अब मार्शल की परिभाषा को वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कि डॉक्टर जो मार्शल थे उनकी परिभाषा में भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधित क्रियाएं शब्दों के वाक्यांश का प्रयोग करके मनुष्य के कार्य को भौतिक, अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, साधारण, असाधारण 2 अलग अलग भागों में बांट दिया है। जबकि उनका मत अर्थशास्त्र के संबंध पहले के कार्यों से है, दूसरे के कार्यों से नहीं। जो आलोचक हैं उनका मत है कि मार्शल अर्थशास्त्र की परिभाषा का वर्गीकरण बना दिया है। उनकी परिभाषा अवैज्ञानिक है कि मतलब भौतिक है, अभौतिक है, कल्याणकारी है, अकल्याणकारी है, साधारण है, असाधारण है। इस प्रकार उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को इस तरह से बना दिया। तो आप लोग अर्थशास्त्र में जो मार्शल की थी उनके आधार पर क्या कमियां लगती हैं और आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा में मार्शल के कौन सी परिभाषा बेहतर लगी और आप किसके पक्ष में है, एडम स्मिथ या मार्शल या रॉबिन्स के, इन सभी तथ्यों का आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन लर्निंग विद दुर्गेश में आपको हमेशा ऐसे तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध पुस्तक है जॉन मार्शल की। प्राय पूछ लिया जाता है कि जॉन मार्शल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो इनका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज की क्लास कैसे लगी? क्योंकि आज भी हमने आपको परिभाषा ही पढ़ाया। परिभाषा कौन सा था?
अर्थशास्त्र में भौतिक कल्याण का शास्त्र है। ये किसकी थी? अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा थी। उम्मीद करते हैं यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हो। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, लेकिन हाँ, आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि आपको कौन सी परिभाषा बेहतर लगी और आप इनकी और कौन सी आलोचना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर लाइव आप देख सकते हैं, और इसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, जहां पे आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। सभी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लास, नोट सभी की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी। घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको जो वीडियो आपने पढ़ा वो आपको काफी समझ में आ गया होगा, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। और आपको यदि कोई भी कमी लगती है तो जरूर कमेंट करिएगा। पढ़ाने में, समझाने में अंतोगत्वा एक निष्कर्ष निकलता है कि जॉन मार्शल ने एक बात तो कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, यह मानव कल्याण का विज्ञान है। यह बात उन्होंने सही कहा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि मानव कल्याण में मानव के सभी सुखों का अध्ययन यहाँ पे करना है, केवल उनके भौतिक सुख का अध्ययन नहीं करना है। अभौतिक सुख का अध्ययन करना है माने हम 5 रुपए अगर अपनी क्लास में देते हैं, उस 5 रुपए का उपयोग जहां जहां होगा उनका भी उपयोग हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। और उन्होंने केवल धन कमाने वाले को प्रमुखता दी है, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि हम धन के साथ साथ हर उस तथ्य को प्रमुखता दें जहां पे वो समय अपना लगाता है। जैसे हम अपने क्लास के टाइम, उसके अलावा भी अगर हम आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव पढ़ा रहे हैं ड्यूटी के अलावा भी, तो ये इसका भी अध्ययन हमें इकोनॉमिक्स में करना चाहिए। यह रॉबिन्स का कथन था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किसकी थियरी बेहतर लगी, कौन कौन सी कमी आपको लगी। अगर आप एक अर्थशास्त्री होते तो जॉन मार्शल में क्या आपको कमी लगी, एडम स्मिथ में क्या कमी लगी, और कहां तक रॉबिन्स सही थे, कहां तक एडम स्मिथ सही थे, और कहां तक मार्शल सही थे। इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के परिचय के लिए काफी महत्वपूर्ण अध्ययन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।